हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब फैमिली में। आज का टॉपिक है 2014 से लेकर अभी तक की सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाएं, वो भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली योजना। आज की हमारी पहली योजना है नमामि गंगे योजना। फ्रेंड्स, नमामि गंगे योजना विशेषकर गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए और गंगा नदी के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखने के लिए शुरुआत किया गया था, जिसे 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि जल संसाधन मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर करेंगे हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या करेंगे आंसर हम लोग? तो याद रखेंगे, जल संसाधन मंत्री कौन है? तो बोलेंगे हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, इससे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी बन सकते हैं, जैसे गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो हम लोग कितना बोलेंगे? 25 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी कौन सी दो नदियों को मिलकर बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी। गंगा नदी में कौन सा वायरस रहता है जिसके कारण उसका पानी शुद्ध होता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर करेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा बादशाह था जो पीने के लिए गंगा के पानी को ही वह मंगवाता था और उसे अमृत कहता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अकबर। फ्रेंड्स, अबुल फजल के द्वारा लिखा हुआ आईने अकबरी में इस बात का पूरी अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है कि बादशाह अकबर पीने योग्य पानी के रूप में गंगा के पानी का उपयोग करता था और उसे अमृत कहता था। नेक्स्ट, इससे और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे गंगा नदी का रिवर का बेसिन कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, कितने लोगों तक गंगा नदी की पहुंच है? मतलब कितने लोग जो हैं गंगा नदी के पानी का उपयोग कर लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 650 मिलियन लोग। 650 मिलियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? सही आंसर 2008। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए जो किसी भी एंगल से पूछे तो आपका बनना चाहिए। तो नमामि गंगे योजना किसके लिए शुरुआत किया गया? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए और उसके शुद्धिकरण के लिए। कब शुरुआत किया गया? तो 10 जुलाई 2014। ईयर फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट इसमें रखेंगे 2014। आप स्किप कर सकते हैं डेट, लेकिन ईयर आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जितने भी योजनाओं को शामिल किया गया है उसमें 2014 से स्टार्ट किया गया है और हम लोग 2022 तक चलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और अगला जो है हमारा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट योजना में देखें यहाँ पर, तो हमारा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये सेकंड नंबर में है। काफ़ी चर्चित रहने वाली योजना है और एक बैंकिंग क्रांति के रूप में यह योजना निकल करके सामने आया था हमारे पास में।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि इसे लागू कब किया गया था, तो ये भी है आपका 2014 का। किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया, तो वित्त मंत्रालय। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेजेंट समय में वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है, वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन। सही आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमन। ये हमारे वित्त मंत्री है आज के डेट में। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी के समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, यानी नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं। तो टोटल हम लोग कितना आंसर करेंगे, 12 करेंगे। 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हमारे यहाँ अभी 2023 में अवेलेबल है। अब बैंक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य को अगर हम लोग देखें तो इस स्कीम का यही उद्देश्य रखा गया था कि जितने भी हमारे देश में रहने वाले परिवार हैं और काफ़ी बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं है, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो उनका कम से कम एक बैंक खाता हो जाए, जिसके द्वारा सरकार अगर हेल्प भी करना चाहे तो उनको डीबीटी के माध्यम से उनको हेल्प कर सके। नेक्स्ट इसका लाभ है, तो इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है, तो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा। मतलब अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उसका बैंक में जनधन खाता है तो उसको 2 लाख रुपये मिलेंगे। और जीवन बीमा के रूप में लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा होता है उसके तहत में 30,000 रुपये का यहाँ पर प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो ये हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना है। 2 चीज़ ध्यान रखना है इसमें, 2014 वित्त मंत्रालय, और दूसरा चीज़ कि इसमें आपका जो है 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे स्कीम्स की ओर। ये हमारा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात किया जा रहा है, जिनको ये बोला जा रहा है कि आप हमारे इंडिया में आइए, इंडिया में हम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आपको बनाना है इंडिया में ही। चाहे वो मोबाइल कंपनीज हो सकते हैं, मोबाइल के पार्ट्स बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के कुछ सामान वगैरह बनाने हैं, लेकिन बनाना आपको इंडिया में ही है। वही है मेक इन इंडिया। 2014 में इसको भी लॉन्च किया गया था, 25 सितंबर 2014 को। और इसमें देखिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, यानी विनिर्माण जिसको बोला जाता है, रॉ मटेरियल से जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, यानी विनिर्माण बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस किया गया और इस विज़न को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आए और मेक इन इंडिया प्रोग्राम अभी भी हमारा करंट समय में ये रनिंग है। तो मेक इन इंडिया इसको ध्यान रखना है, 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। अगले स्कीम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा सांसद। सांसद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमपी बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, तो एक हो सकते हैं राज्यसभा के और एक हो सकते हैं लोकसभा के। तो राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसको भी एमपी बोला जाएगा और लोकसभा का जो सदस्य होगा उसको भी एमपी बोला जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो स्कीम लाया गया है ये 2014 में लाया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्मदिन पर, तो बोलेंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, उपनाम क्या है। तो हम लोग क्या आंसर बोलेंगे, इसका उपनाम बोलेंगे लोक नायक। लोक नायक ये इनका उपनाम है। नेक्स्ट आपका पूछ सकता है कि जो हमारे जेपी साहब हैं जयप्रकाश नारायण, ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये है जनता पार्टी से। जनता पार्टी, जनता पार्टी, जिसमें इसका अगर आप लोगो देखेंगे तो एक किसान रहेगा और किसान अपने कंधे पर हल लिया हुआ रहता है, ये इसका लोगो के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनको भारत रत्न और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था
जन सेवा के लिए यानी सोशल सर्विस के लिए इनको भारत रत्न और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। तो ये हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर ही यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, तो प्रत्येक सांसद जितने भी एमपी रहेंगे यहाँ पर वो 2019 तक 3 गांव, ठीक है 3 गांव, और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर के उसको विकसित करेंगे। और इस तरीके से विकसित करेंगे कि वहाँ पर प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, कोई भी आपका बच्चा जो है शिक्षा पाने के लिए उसको तरसना ना पड़े, वो हमेशा शिक्षा के लिए आगे बढ़ सके। और दूसरा है पानी की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, तालाबों वगैरह से पानी लाने की व्यवस्था जो गाँवों में एक प्रकार से टेम्पररी व्यवस्था रहती है वो सब ना करना पड़े, पेयजल की सुविधा अच्छे से हो जाए। तीसरा है बिजली की सुविधा अच्छे से हो जाए, ताकि मतलब बिजली से सुधार आपका हो सकता है, उसमें छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह भी वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि गोबर। कृषि गोबर का मतलब हो गया कि जो हमारे कृषि के जो प्रोडक्ट रहते हैं, जो हम लोग का जैसे पुआल वगैरह हो गया, या फिर कृषि से जितने भी छोटे छोटे चीज़ें निकल करके सामने आती हैं उनका मिला करके कंपोस्ट खाद वगैरह हम लोग बना सकते हैं, है ना। उसमें फिर हम लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना सकते हैं, गैस प्लांट वगैरह लगाया जाए, इंटरनेट सुलभ किया जाए, ई चौपाल जैसा जो कार्यक्रम होता है जिसमें वाईफाई सुविधा वगैरह भी दिया जाता है, तो वो सब सारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो ये आपका सांसदों पर जिम्मेवारी दी गई और प्रॉपर उनके लिए फंड भी दिया गया, लेकिन अभी ये धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को होप रखना चाहिए, आगे देखा जाए कि सांसद अपने किसी एक गांव को, यहाँ पर तो 8 गांव लिखा हुआ है, पहले 3 गांव फिर 8 गांव, तो ये सब पहले एक एक करके मॉडल अच्छे से तैयार करें, ताकि मतलब वो आने वाले समय में उसी को देख करके दूसरा हम लोग डेवलप कर सकें। तो ये हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना जो सांसदों के नाम ही समर्पित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें योजना में, और हमारा नेक्स्ट 5th योजना है जिसको हम लोग बोलेंगे मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जहाँ पर भी आएगा तो 7 रंग, और 7 रंग का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे किससे, तो 7 रंग को 7 बीमारियों से, यानी 7 बीमारियों से सुरक्षा के लिए यदि टीकाकरण किया जाए तो उसको हम लोग इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत रखते हैं। बीमारियां कौन कौन सी है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये सबसे प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम चलाया गया है जिसके तहत टीकाकरण किया जाएगा और किया भी जा रहा है। उसको हम लोग मिशन इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। यानी इसमें जो पहले ही टारगेट रखा गया था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी 2023 में भी 22-23 में भी ये आपका रनिंग है। इसको भी 2014 के समय लॉन्च किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूछ सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी के समय में, तो नाम हम लोग क्या याद रखेंगे, तो उनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या बोलेंगे, मनसुख मंडाविया। ये हमारे अभी के करंट समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसको ध्यान रखना है, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग 6 नंबर में, और ये हमारा पहल योजना। पहल योजना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहल योजना का शुरुआत कब हुआ, तो अब हम लोग आ चुके हैं 2015 में। 2014 के स्कीम्स को हम लोग देख लिए, अब नेक्स्ट है 2015। इसमें आपको बता दें कि इसमें जितना भी कंटेंट आपका लिया गया है स्कीम्स में, वो टू द पॉइंट लिखा गया है, जिस तरीके से आपके वनडे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसमें कोई भी फालतू कंटेंट नहीं लिया गया है जिससे आपको बोरियत महसूस हो और आपको लेंदी पड़े। कम समय में आपका ये टॉपिक तैयार हो जाए, ये हमारा टारगेट है। और इसमें पहल योजना को देखिए, इसी तरीके से हम लोग लिखे भी इसमें। तो पहल योजना में सबसे पहले लॉन्च किया गया है 2015। उद्देश्य यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी जनता है,
ठीक है। और सरकार हमारा ऊपर में है, सरकार हमारा ऊपर में है, ये मान लो सरकार है। अब ये सरकार को हम लोग क्या किए, हम ही लोग चुन करके ऊपर भेजे हुए हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि ये हमारे ऊपर भी ध्यान रखे, ठीक है, ये हमारे ऊपर भी ध्यान रखे। तो हम लोगों के ऊपर ध्यान रखती है, हमारा कल्याण करने के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए ये काम करती है। और वेलफेयर के लिए ये काम अगर करती है तो अगर मान लीजिए हम लोगों को फ्यूल में दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्रोवाइड करती है हम लोग को एलपीजी, ठीक है। एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घर में भी होगा, सबके घर में है, तो ये हम लोग को प्रोवाइड करती है। अब एलपीजी मान लीजिए कि हम लोग जा कर के खरीदें 1100 रुपये में, मान लीजिए, रेट अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगहों में, 1100 रुपये में एक सिलेंडर हम लोग खरीदें। अब 1100 रुपये तो वहाँ पर दे दिए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि 1100 रुपया में हम मान लीजिए कि आपको कुछ रुपया हम हेल्प करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली हम आपको अकाउंट में ही भेज पाएंगे। तो मान लीजिए कि 200 रुपया वो आपके अकाउंट में भेज दी, तो 200 रुपया जो अकाउंट में भेज दी, आप पहले खर्च करो, खर्च कर लिए, उसके बाद आपका डाटा जो है चला गया गवर्नमेंट के पास, फिर आपको 200 रुपया वो मिल गया। तो कुल मिला करके आपको कितना पड़ा, ये 900 रुपये का ही पड़ा। तो 200 रुपया आपका क्या हो गया यहाँ पर, सब्सिडी। सब्सिडी का खासियत क्या होता है, सब्सिडी अगर आपको दे दिया जाए तो सरकार कभी भी वापस किसी भी कीमत में वो नहीं ले सकती। तो ये लोन जैसा नहीं है, ये आपका समझ लीजिए सब्सिडी मतलब आपको दे दिया गया धन है, ये आपसे वापस नहीं लेगी। और यही सब्सिडी जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसी को बोला जाता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और इसी चीज़ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है डीबीटीएल, एल लगा है किसके लिए, तो एलपीजी के लिए। तो यही स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ दिया जाता है। जो इस स्कीम्स को क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं, स्कीम्स को जो मानते हैं और उसके तहत में इसका लाभ उठाते हैं, उनको ये ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये है डीबीटीएल। नेक्स्ट आपका पूछ सकता है कि जो एलपीजी है, एलपीजी में जो हमारा एक स्मेल आता है, उस स्मेल का कारण क्या है, आखिर एलपीजी में क्या मिक्स किया जाता है जिसके कारण से उसमें स्मेल आता है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है केमिस्ट्री से, तो वहाँ पर याद रखेंगे उसमें यूज़ किया जाता है इथाइल मरकप्टेन, सॉरी इथाइल नहीं होगा, मिथाइल मरकप्टेन, मरकप्टेन ये जो है यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोग को अगर लीकेज हो तो लीकेज के कारण से क्या हो, स्मेल आपका पता चल जाए और हम लोग उसको बंद कर सकें। तो ये हमारा पहल योजना है। आई थिंक सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ये एलपीजी से संबंधित योजना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर, जिसमें है हृदय योजना। हृदय योजना में देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बन जाएगा कि ये हृदय है क्या आखिर में, ये हमारा हार्ट का तो बात नहीं कर रहा है, तो ये हार्ट का बात हम लोग का नहीं कर रहा है। इस हृदय का मतलब हो गया यहाँ पर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका मतलब इसमें विकास किसका किया जाना है, हेरिटेज सिटी का, जिसको हम लोग विरासत बोलते हैं, हेरिटेज को विरासत बोलते हैं। और शहर, विरासत शहर जो पुराने समय से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पुराने समय से वो किसी न किसी रूप में लोग वहाँ जाते हैं, या तो घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, तीर्थ के लिए, किसी न किसी रूप से वो विकसित वहाँ पर जो है होना चाह रहा है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो काफ़ी पहले समय से वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 2015 में देख लीजिए, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इस योजना को लॉन्च किया गया। और इसमें टोटल आपका 12 शहर को धरोहर यानी हेरिटेज सिटी जो है उसको फिर से जीवित करना, मतलब उसको और डेवलप करने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो 12 शहर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं नीचे में, अजमेर, फिर है अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका गया बिहार, कांचीपुरम तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, पुरी उड़ीसा, वाराणसी यूपी, वेलकन्नी तमिलनाडु और वारंगल तेलंगाना। ये सब जो सिटी यहाँ पर दिए गए हैं,
यही सब सिटी का इस योजना के तहत विकास किया जाना है, ताकि हमारा जो विरासत है ये जीवित रहे। ये आने वाले समय में आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम लोग ये देख करके जाएं, नुकसान करके ना जाएं। तो ये हृदय योजना यानी हृदय योजना को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें फोकस किया गया है 12 विरासत शहरों को पुनर्जीवित करने का। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि करंट समय में शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो आंसर हम लोग क्या करेंगे? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये सब जितना बार आप रिवाइज कर सको सुबह सुबह, हम भी वीडियो बनाते हैं तो देखिए हम रात में हम बना रहे हैं 1 बजे रात को, तो इसमें जितना आप सुबह में उठ करके रिवाइज करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर है और ये 8 नंबर में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही फेमस योजना रहा है, जिसमें खास करके बेटियों पर ध्यान देने की बात की गई है। बेटियों का जो एक संख्या है वो जो कम होते जाता है, जो हमारे समाज में एक मेंटलिटी है कि बेटा आएगा तभी वंश बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ों को छोड़ करके बेटियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया? तो देखिए यहाँ पर 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो पूछा जाएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के करंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो इनका नाम है स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति ईरानी। ये अभी के समय में महिला बाल विकास के मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिए लैंगिक समानता, ठीक है, यानी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और लिंगानुपात को बढ़ाना। लिंगानुपात का मतलब हो गया कि जो सेक्स रेशियो अभी तक का है हमारा उसको बढ़ाना, सेक्स रेशियो को बढ़ाना। तो सेक्स रेशियो पूछ सकता है कि 2011 सेंसस के अनुसार, 2011 सेंसस के अनुसार सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है? सेक्स रेशियो जब भी काउंटिंग किया जाता है तो 1000, ठीक है, 1000 पुरुषों में, नीचे में पुरुष रहेंगे और उसमें देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, महिला की संख्या कितनी है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार से जब काउंटिंग किया गया था तो उस समय हमारा जो सेक्स रेशियो था वो 943 था, 943। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर लगभग 47 में डिफरेंस आ रहा है, 47 डिफरेंस। यही 47 वाला जो डिफरेंस है ये जितना आपका जो है यहाँ पर 43 के बाद बढ़ते जाएगा, 44, 45, 46 ऐसे करके, तो आपका लिंगानुपात क्या हो रहा है? वहाँ पर आपका सुधार हो रहा है। इसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये हमारा कंप्लीट हो गया है 8 नंबर। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना। मुद्रा जब भी आ जाता है बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधी इसका मतलब हम लोग निकाल लेते हैं करेंसी, यानी ये कुछ पैसों का बात कर रहा है। तो सबसे पहले मुद्रा का फुल फॉर्म बन जाएगा। तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये आपका मुद्रा का फुल फॉर्म है और लॉन्च 2015 में ही किया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका जो है उद्देश्य क्या रखा गया, ये लाने का मेन मोटो क्या था? तो इसमें खास करके देखेंगे तो सूक्ष्म उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, जैसे माचिस का उद्योग हो गया, जैसे कहीं पर गमछा बनता है, कहीं पर बीड़ी बनता है, कहीं पर अगरबत्ती बनता है, तो वो सब जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनके क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कि पूंजी अगर आपके पास में नहीं है तो सरकार आपको पूंजी देगी। और ऋण जो मिलेगा, यानी जो लोन जो मिलेगा वो 3 प्रकार का रहेगा, एक शिशु ऋण, एक किशोर ऋण और एक आपका तरुण ऋण। मतलब ये छोटा लेवल के लिए, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो किशोर ऋण, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो तरुण ऋण। अब शिशु ऋण जो है उसमें कितना मिलेगा? उसके तहत 50,000 रुपये आपको लोन मिलेगा बैंक के तरफ से। किशोर में आपका 5 लाख तक मिल सकता है और तरुण के तहत में आपका यहाँ पर
10 लाख का ऋण दिया जाता है। किस योजना के तहत? मुद्रा मुद्रा योजना जो है कब लॉन्च किया गया? 2015। किस पर फोकस किया गया? तो खास करके जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं और पूंजी की कमी है ना, तो उनको आप क्या करना है कि उनको सपोर्ट करना है ताकि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। ये है मोटो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर में, और 10 नंबर में देखो उजाला योजना है। ठीक है, उजाला योजना। अब उजाला योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में ही की गई है। उजाला का फुल फॉर्म देख लीजिए, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। आपको पता होगा कि मोदी जी के आने के बाद में हमारे घरों में जो पीला बल्ब लगा हुआ रहता था, जो 10 रुपये में हम लोग मार्केट से खरीद के लाते थे, वो पीला बल्ब धीरे धीरे कम होता चला गया। तो एलईडी का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ते चला गया। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो यही बोलना आपको, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अब यहाँ पर जो है एलईडी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसमें आपका इलेक्ट्रो इमिनेंस के प्रिंसिपल ये काम करता है। एलईडी किस प्रकार का डिवाइस है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये कौन कौन से टाइप में आता है ना, तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मिनिएचर, जैसे फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, ओएलईडी, ये सब इसके टाइप हैं। फिर से क्या क्या बोलें? पहला बोलें इसके टाइप में मिनिएचर, ये मिनिएचर एलईडी कहलाता है। दूसरा हमारा है फ्लैशिंग, तीसरा क्या बोलें? हाई पावर, फिर एक बोलें अल्फा न्यूमेरिक, और एक बोलें ओएलईडी। ठीक है, तो ये सब सिंपल जान लेना है, जानकारी के लिए, अभी एग्ज़ाम में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 टाइप है एलईडी का, जिसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में आपका एलईडी जो है, एक एलईडी मैक्सिमम कितने सालों तक, अच्छा एलईडी अगर हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम कितने सालों तक इसकी वैलिडिटी होती है, मतलब कितने दिनों तक ये टिक सकता है। तो टिकने का जहाँ तक अगर बात होता है तो इसमें आपका 20 साल तक मैक्सिमम ये टिक सकता है। इसकी एलईडी की इतनी शक्ति होती है, 20 साल तक। तो उजाला योजना में बस घर में उजाला होगा, और उजाला के लिए क्या लगाएंगे? एलईडी लगाएंगे। तो एलईडी इसमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं और हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर में देखते हैं क्या है हमारा, तो अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब लॉन्च किया गया था कोलकाता में। तो इसमें देखेंगे पेंशन योजना, अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कहाँ से लॉन्च किया गया? तो वित्त मंत्रालय से। कब लॉन्च किया गया? 2015 में। वित्त मंत्रालय का वर्तमान समय में मंत्री कौन है? ठीक है, बताएंगे आप, वित्त मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री कौन है? तो उनका नाम याद आ रहा होगा, निर्मला सीतारमन। ये हमारे वित्त मंत्री वर्तमान समय में है। उद्देश्य क्या रखा गया कि 18 से 40 साल, देख लो यहाँ पर, 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति है तो आपका जो है बैंक में वो पैसा जमा कर सकता है, उसका प्रीमियम कटेगा, और उस प्रीमियम के आधार पर 60 साल जब उसका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। जितना अभी आप करंट समय में प्रीमियम भरेंगे, मतलब जितना पैसा आप कटवाएंगे, उतना आपका जो है 60 साल के बाद में पेंशन के रूप में राशि प्राप्त होगा। यही है अटल पेंशन योजना। और ये एक मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो खास करके गरीब है, दलित है, या फिर पिछड़े वर्ग में आता है, वो सब सारे जितने भी लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो सब सारे लोग इसका बैंक से लाभ ले सकते हैं। यही हमारा अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है 12 नंबर, अमृत योजना। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा अमृत का फुल फॉर्म। तो अमृत का फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन वर्ड आ गया है, यानी ये शहर के लिए काम करने वाला है। और शहर के लिए काम करना है तो पहले इसको देख लीजिए, 2015 में लॉन्च है। और उद्देश्य अगर देखेंगे
तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। 500 शहरों में आधारभूत सुविधा, आधारभूत सुविधा का मतलब हो गया कि बढ़िया से ड्रेनेज सिस्टम, बढ़िया से उसका रोड सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर जो है विकास करने पर बल दिया गया। और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर, ठीक है, शहर के लिए है ये, ठीक है, ये शहर के लिए, तो शहर में सबका घर हो। स्मार्ट सिटी आपका जो है 100 ठो बनाया जाएगा और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, ठीक है। तो वो सब अपना जो है प्लानिंग कर लिए थे। लेकिन स्मार्ट सिटी अगर देखा जाए तो अभी भी अधूरा है। स्मार्ट सिटी उतना अभी तक धरातल पर उतरा नहीं है, ठीक है, जितना काम होना चाहिए। जिस एनर्जी के साथ में इसको लॉन्च किया गया था उस एनर्जी के साथ में अभी काम नहीं हो रहा है। आगे देखा जाए आगे क्या होता है। तो ये हमारा है अमृत योजना, ठीक है। तो ये अर्बन के लिए है, अर्बन फैसिलिटीज़ के लिए, और सभी के लिए घर मिलेगा इसमें टारगेट रखा गया था। ये हमारा है अमृत योजना। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर में अगर हम लोग देखें तो हमारा आ जाता है स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी इमेज में देखने से लगेगा कि इस प्रकार का सिटी बन जाता तो बहुत अच्छा लगता घूमने में भी, लेकिन ये अभी प्लानिंग है और कहीं कहीं पर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से बनकर रेडी नहीं हो पाया है। अभी भी प्रोग्रेस में है, पूरे इंडिया में ये पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं हुआ है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये जो स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया था आपको पता होगा कि ये लॉन्च किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कि नगर नियोजन प्रणाली जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास थी उसी तर्ज पर हम लोग अभी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और इसमें सिंगापुर का सहयोग लिया गया। सिंगापुर, आपको पता होगा सिंगापुर बहुत कम समय में आगे बढ़ने वाला कंट्री है, और उसका हेल्प लेकर के हम लोग 100 शहरों का चयन कर विकास करने का प्रण लिए कि 100 शहर का हम लोग सबसे पहले लिस्टिंग करेंगे और उसको सबसे पहले स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट 14 नंबर है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास से ही आपको पता चल रहा होगा, है ना, कि आवास का मतलब घर होता है। और इसमें देख लीजिए टारगेट किया गया है कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, 2 करोड़ नए घरों का निर्माण। और ये बहुत हद तक कारगर भी साबित हुआ है और बन के भी रेडी हुआ, ठीक है। तो इसको प्रधानमंत्री आवास PMAY के नाम से जानते हैं, आवास योजना के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसका लाभ भी आप लोग लिए होंगे। तो 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। बस जैसे टू द पॉइंट आपका स्लाइड में लिखा हुआ है उतना ही आप रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की लॉन्चिंग हुई थी 2015 में। देखिए 2015 में बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, है ना, और एक सरसरी निगाह में सबको देख करके 2022 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए उद्देश्य में आपका क्या है, सभी सरकारी सेवा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता के पास उपलब्ध कराना। जैसे हमारे पास में प्रज्ञा केंद्र है, जैसे हमारे CSC सेंटर्स हैं, तो जितना भी सेवा है सरकारी सेवा वो फिजिकली ना हो करके वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, यानी वो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। इस पर फोकस किया गया था और ये है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 16 नंबर, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई की बात आई है ना, तो सिंचाई का मतलब यहाँ पर सिंचाई पर फोकस किया जाएगा। 2015 में लॉन्च किया गया और किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहा, ठीक है। किसानों को कृषि के लिए, स्पेशल कृषि के लिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मोदी जी अपने चुनाव से पहले बोल दिए हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें किसानों पर फोकस किया गया और किसानों के लिए बहुत हद तक व्यवस्था भी किया गया। स्पार्कलिंग सिंचाई हो गया, ठीक है, स्प्रिंकल सिंचाई हो गया, उस पर फोकस किया गया इस प्रकार का। नहीं तो पहले क्या होता था कि इसमें पानी भेजा जाता था, फिर दोनों तरफ से आपका जो सिंचाई इस तरीके से होता था, लेकिन पाइप बिछा करके फुहारा टाइप में निकाल करके इसमें सिंचाई पर फोकस किया गया। और जितना भी आधुनिक तकनीक अपनाया जा सकता था किसानों को हेल्प इसमें किया गया, ठीक है।
और अभी भी किया जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं है, ये रनिंग मोड में है ये योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, और ये हमारा 70 नंबर। 17 नंबर में स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में किया गया, और 2015 में आप देखो स्किल वर्ड लिखा हुआ है। तो स्किल से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी के वर्तमान समय में स्किल वाले मिनिस्टर कौन है, यानी कौशल विकास मंत्री कौन है। तो कौशल विकास मंत्री का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है, ठीक है। तो ये हमारे अभी के समय में 2023 के समय में कौशल विकास मंत्री हैं। फिर इसका उद्देश्य देखिए, 2015 हो गया लॉन्च। उद्देश्य देखिए 2022 तक देश के युवाओं को कौशल का विकास करना। इसके लिए बहुत जगह आपका देखिएगा कौशल विकास केंद्र भी खुला हुआ है, और उसमें कभी मोबाइल बनाने के लिए सिखाया जाता है, लैपटॉप बनाने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है, सिलाई करने के लिए भी सिखाया जाता है। ये सब जो सुविधाएं हैं जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकें, है ना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, इस पर फोकस करने के लिए ये स्किल इंडिया मिशन लाया गया। नेक्स्ट 18 नंबर, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है, DDU के नाम से देखिएगा इनको बोला जाता है। तो दीन दयाल उपाध्याय जो हैं उनसे सबसे पहली चीज़ जानना होता है कि ये दीन दयाल उपाध्याय थे कौन। तो ये जो हैं एक आपका देखेंगे तो सोशल एक्टिविस्ट थे, और ये एक पार्टी बनाए थे जिनका नाम था भारतीय जनसंघ। इनके पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, इस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और इनका ये मानना था कि हम लोग भारत में एक ऐसी देसी विकास का मॉडल बनाएं जिसमें उस मॉडल में विशेष फोकस मानव पर किया जाए, ठीक है, यानी मानव को केंद्र में ही रख करके एक देसी मॉडल बनाया जाए, वेस्टर्न मॉडल को छोड़ा जाए और अपना मॉडल हम लोग अपना खुद बनाएं। इसलिए इनका नाम आज भी आता है, और समाज में काफ़ी ये एक्टिविस्ट रहने का काम किए थे। शुभारंभ देखिए 2015 में किया गया, और इसमें क्या क्या फोकस किया गया था, तो विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन गाँवों का अच्छे से हो सके, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, यानी जो भी बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे से सुधर जाए और उसको बढ़िया से मॉनिटर किया जाए, उस पर ध्यान रखा जाए। इसका फोकस ये रहा, क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम है कि एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, फालतू चीज़ों में चला जाता है। लेकिन इसमें बोला गया कि जो है इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले गाँवों का करो, कम से कम आबादी भी है ना, 500 भी आबादी है तो उसको इलेक्ट्रीफाई कर दो। 3 फेज़ ट्रांसफार्मर आप नहीं लगा सकते हैं तो 2 फेज़ में भी कर सकते हैं आप, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। और जो बिजली कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है उस पर भी निगरानी रखा जाए, और उसको भी प्रॉपर फाइनेंशियल कंडीशन को सही किया जाए। नेक्स्ट है 19 नंबर, सागरमाला परियोजना। सागरमाला, जब भी सागर का बात आता है तो हम लोग को समुद्र जाने का मन करता है, और समुद्र जाने का मतलब हो गया कि या तो आप बंगाल की खाड़ी में जाएंगे, या तो अरेबियन सी में जाएंगे, अरब सागर में जाएंगे। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों के तरफ में देखेंगे तो बहुत सारे पोर्ट हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो आपको मिल जाएगा एक कांडला पोर्ट गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर ये भी गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी आपका महाराष्ट्र में, मर्मगोवा गोवा में, मैंगलोर ये कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तो ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है, एन्नोर ये भी तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया कहाँ पड़ेगा, तो हल्दिया पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे हम लोग लाइन घुमा करके देखें तो एक माला जैसा लगता है, ऐसे करके माला बन गया, ठीक है। तो वही है आपका यहाँ लिखा है माला,
ठीक है। तो सागर का माला हम लोग जोड़ सकते हैं कि इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या रहा। तो इसमें उद्देश्य रहा कि जो खास करके हमारा बंदरगाह है उन बंदरगाहों को विकास करना, ठीक है, और उनको ऐसा लिंक प्रोवाइड कर देना कि मतलब वहाँ से आप सड़क भी जा सकते हैं, आप रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, रेल मार्ग से आप वहाँ तक सामान भी भेज सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं, उस तरीके से इसको लिंकिंग कर देना। तो यही टारगेट रखा गया था कि इसमें सागरमाला परियोजना में। तो अभी हमारे देश में टोटल कितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं, तो याद रखिएगा 13, ठीक है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन वाला है, तो इधर बंगाल की खाड़ी में है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये सबसे बड़ा नहीं, सॉरी, इसमें जो है सबसे नया है, ये सबसे नया है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो बड़ा में आपका है कौन, तो मुंबई पोर्ट, ठीक है, ये मुंबई पोर्ट में हमारा आएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, और उसमें हमारा उदय योजना, ठीक है। उदय योजना, तो उदय का फुल फॉर्म देख लीजिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इसमें क्या है कि इसका शुभारंभ किया गया 2015 में कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभी करंट समय में कोयला मंत्री कौन है, तो नाम याद रखना है आपको, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ये हमारे करंट समय में कोयला मंत्री हैं। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो इसमें भी उद्देश्य रखा गया कि बिजली कंपनियों को बहुत दुख दर्द है, तो उसको दूर किया जाए। और ये देखिए, इस योजना को से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हमारा झारखंड बना है, ठीक है। ये झारखंड के जेएसएससी एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट स्कीम हमारा बन जाएगा। फिर हमारा 21 नंबर, 21 नंबर में देखिए नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन, जिसको हम लोग इंग्लिश में रर्बन भी बोलते हैं, मिशन, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इसमें देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पूर्व के व्यापार और उद्योग मंत्री रह चुके हैं, व्यापार और उद्योग मंत्री, फॉर्मर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये रह चुके हैं। दूसरा चीज़, इनके पार्टी का नाम क्या था, तो पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, इनके पार्टी का नाम है। इसके बाद ये जो है 22 फरवरी 2016, यहाँ से 2016 हम लोग आ चुके हैं, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया। और उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। क्लस्टर का मतलब एक प्रकार से सही है, समझिए समूह, यानी सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करने लगी जो खास करके ग्रामीण, यानी जिसको हम लोग रूरल बोलते हैं, और शहरी अर्बन, इसके बीच में पड़ता है जो क्षेत्र, इसके बीच में, तो बीच में जो पड़ता है, तो छोटा छोटा वर्ड हम लोग मिला के बना सकते हैं। RU है तो यहाँ पर RU लिख दिए, ठीक है, और RBAN है इधर, तो रर्बन ऐसे बन गया, ठीक है, रर्बन। और वही चीज़ यहाँ पर क्या है, रर्बन को यहाँ पर रूरबन लिखा है, वही रर्बन है। तो रर्बन यानी ऐसे क्षेत्र यहाँ पर हैं जो सीमावर्ती हैं, यानी ये जो क्षेत्र हैं खास करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बॉर्डर में है। अब ये अगर बॉर्डर में है तो यहाँ पर ये फोकस किया गया कि ऐसे क्षेत्र को पहचाना जाए जहाँ पर गैर कृषि कार्य लोग कम कर रहे हैं, ठीक है, गैर कृषि कार्य कम कर रहे हैं, और जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, और शहरी डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हो रहा है, मतलब लोग धीरे 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 पैसा कमाने की ओर फोकस करते जा रहे हैं। तो वैसे क्षेत्रों की पहचान करके उसको ग्रुपिंग कर दिया जाए और इनका विकास साथ में किया जाए, ऐसा नहीं कि अलग अलग किया जाएगा, इनका साथ साथ में विकास किया जाए, ताकि जितने भी अर्बन क्षेत्र हैं उनका एक जैसा विकास, समान विकास हो सके। यही आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर 22 नंबर है, जिसमें आपका सेतु समुद्रम परियोजना है, सेतु भारतम परियोजना है, योजना है। अब इसमें सेतु भारतम योजना में क्या है, तो देखिए शुभारंभ इसका किया गया 2016 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मंत्रालय यहाँ इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। तो देख लीजिए, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो क्वेश्चन बन सकता है कि करंट समय में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो आंसर हम लोग कर लेंगे नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, गडकरी। ठीक है। तो सड़क में गड्ढे होते हैं, तो सड़क में गड्ढे होते हैं, तो सड़क में गड्ढा को गढ़ याद रख लीजिए। तो सड़गड़, तो सड़क गडकरी। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना और ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक है यहाँ पर, तो रेलवे ट्रैक आपका जो है इसके बीच से क्रॉसिंग नहीं रहना चाहिए, या तो ऊपर से रहना चाहिए या तो अंदर से रहना चाहिए। ओवर ब्रिज बनाइए या अंडर ब्रिज बनाइए, और जितना भी NH है, NH में कहीं पर भी ये सब मतलब जो है क्रॉसिंग वाला जो है पोर्शन नहीं रहना चाहिए, ऊपर या नीचे का ब्रिज बनना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहा, और इससे सरकार को मतलब जितना भी नुकसान होता था वो बच गया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेलवे क्रॉसिंग यहाँ से पार करेगा तो यहाँ पर फाटक लगता था, और फाटक में कहीं ना कहीं गार्ड गैंगमैन वगैरह रहते थे यहाँ पर, और वो सब उन लोग को भी तनख्वाह देना पड़ता था। एक बार इन्वेस्टमेंट करके पुल अगर यहाँ पर बना दिया गया, जिसको ब्रिज हम लोग बोल रहे हैं, ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज, तो फिर इनको बार बार पेमेंट देने का झंझट हट जाता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे अनुसार से है, सेतु भारतम परियोजना। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर में स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो वित्त मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको अभी बताए थे। वित्त मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? तो वित्त मंत्रालय के मंत्री का नाम निर्मला सीतारमन। ठीक है, यही इनका नाम है। उद्देश्य क्या है इसका? तो देखिए, SC और ST एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। यानी आप देख लो कि SC ST कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, और ख़ास करके महिला हैं, और वो कोई ना कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो उस समय उसको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। ये एक स्टैंड, मतलब स्टैंड, महिलाओं को एक स्टैंड मिले, उसके लिए यहाँ पर ये फोकस किया गया था, जो एक अच्छा स्टेप मोदी सरकार का माना जाता है। 24 में है उड़ान योजना। उड़ान योजना यहाँ पर लिखा है, तो उड़ान का फुल फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ भी नीचे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। अब इसमें क्या फोकस किया गया? तो इसमें देखेंगे फोकस किया गया इसमें कि देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है, मतलब ये सिर्फ बड़े लोगों, अमीर लोगों के लिए ही ये फ़्लाइट सेवा ना रहे, है ना, जो नॉर्मल लोग हैं, है ना, वो भी इसमें जो है यात्रा कर सकें, उस पर फोकस किया गया, और इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फुल फॉर्म क्या बोले? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। 25 नंबर दीक्षा पोर्टल, शिक्षा दीक्षा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो दीक्षा आपका जो है यहाँ पर पोर्टल का लॉन्च किया गया 2017 में। मानव संसाधन, यानी यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इसमें शिक्षकों को क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम बनाया गया, और फिर आपका उसको सशक्त यानी एम्पावरमेंट किया गया। शिक्षकों को ट्रेनिंग दे करके उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया गया, और ट्रेनिंग देने के बाद जो है एक आपका जो है नए रूप से बच्चों के सामने वो आ सकते हैं। तो दीक्षा पोर्टल का यही आपका जो है टारगेट रखा गया था, इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था, एम रखा गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये यूपी के बलिया से शुरू किया गया था, जिसमें 2016 को ये लॉन्च हुआ था, आज तक ये चल रहा है। जिसमें BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उन परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन, यानी LPG कनेक्शन लेने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका फ्री कर दिया गया, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी शुरू में यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता भी दिया जाता है, और साथ में यहाँ पर कनेक्शन भी। ठीक है,
उसके बाद में आप अपना सिलेंडर गैस भरवाते रहिए, उसमें डीबीटी के माध्यम से आपको पैसे अकाउंट में आते रहेंगे। तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया से। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1 मई 2016। मई आप देख लीजिए कितना बढ़िया है, मई को आप कन्वर्ट कर दीजिए माई में, ठीक है, माई, तो माँ को माई बोलते हैं हम लोग, तो माई लोगों के लिए ही ये आपका लॉन्च किया गया था। अगला है 27 नंबर। 27 में है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये भी देखिए पेंशन से संबंधित है। 2017 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मंत्रालय नहीं है, इसमें LIC है, ठीक है। तो LIC है, तो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, है ना, वही वाला LIC। तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? LIC का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन याद रखेंगे MR कुमार। MR कुमार इसके चेयरपर्सन हैं। इसमें क्या बोला गया कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को, यानी 60 साल जिसका हो गया है या उससे ज़्यादा है, उनको 10 वर्षों के लिए 8% का ब्याज मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट करते हैं पैसा तो उसके लिए 8% के ब्याज दर का आप लाभ उठा पाएंगे, अगर आपका उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक। इसमें ये गारंटी दिया गया कि 8% फिक्स आपको क्या दिया जाएगा? तो उसमें बेनिफिट दिया जाएगा, पैसे जमा जो करते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये वरिष्ठ लोगों के लिए, इसलिए इसका नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 28 नंबर देखते हैं। 28 में है दीन दयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीन दयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसको आप देखेंगे, स्पर्श का फुल फॉर्म ये क्या बोलना चाह रहा है? तो देखिए स्कॉलरशिप है फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी, ठीक है। इसका मतलब हो गया बच्चों के लिए है कि डाक टिकट जो होता है, पोस्टल स्टाम्प्स, वो सब आपका जो है संग्रह करने में, उसको स्टोर करने में कितना इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे लोग, उसके लिए एक छात्रवृत्ति योजना यहाँ पर लाया गया। कब लाया गया? तो 2017 में लाया गया। और इसमें देखिए स्कॉलरशिप कितना मिलता है? तो 40 छात्रों, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्र, एक साल में 6,000 मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? तो 40 लोगों को, ये चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। और ये जो है स्पर्श योजना, स्पर्श मतलब वही डायरेक्ट याद रख लो, पोस्टल स्टाम्प कलेक्ट करने से संबंधित एक स्कॉलरशिप ये योजना है बच्चों के लिए, ठीक है। 28 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर में। 29 है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, वय वंदना योजना। वय का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए वृद्ध लोगों के लिए है ना, ये वृद्ध लोगों के लिए है। और इसमें आप देख लीजिए इसका लॉन्च किया गया था जो 2017 में। 60 या उससे अधिक आयु वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न, उसी के जैसा है जो हम लोग पीछे अभी देखें, तो उसी के जैसा में आपका है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसमें वही है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसमें भी आप देख लीजिए 8% आपका जो है रिटर्न मिलेगा, जितना पैसा आप जमा करेंगे तो उसका जो आपका सूद बनेगा, उसमें जो इंटरेस्ट बनेगा वो 8% के दर से उसको कैलकुलेशन करके आपको रिटर्न किया जाएगा। ये एक सरकारी योजना के तौर पर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इसको लाया गया। नेक्स्ट है 30 नंबर, जिसमें आपका है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 17 में देश में सभी घरों का विद्युतीकरण, यानी जितने भी घर हैं देश में सबके घर तक रोशनी पहुंचनी चाहिए, सबके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, वही टारगेट रखा गया इस सौभाग्य योजना में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत मंत्री अभी के समय में कौन है? विद्युत यानी यहाँ पर बिजली मंत्री कौन है? तो क्या नाम बोलेंगे? श्री राजकुमार सिंह। श्री राजकुमार सिंह ये हमारे
विद्युत मंत्री हैं, ठीक है, अभी के समय में। अगला देखिए 31 नंबर पीएम जन आरोग्य आयुष्मान भारत यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए 31 नंबर में जन आरोग्य योजना बोलिए या तो आयुष्मान भारत योजना बोलिए। आयुष्मान कार्ड भी आप लोग बनाए होंगे, है ना। तो 2018 में इसको रांची से, देखिए झारखंड से इसको लॉन्च किया गया। ये भी जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसमें 5 लाख तक का मतलब जो मेडिकल हेल्प है वो आपका 5 लाख रुपये तक का इसमें फ्री होता है और इसका लाभ भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यही है आयुष्मान भारत योजना और ये काफ़ी मतलब सक्सेसफुल है और जगह जगह पर जो है इसके लाभ सभी लोग उठा ही रहे हैं, आयुष्मान योजना। फिर 32 है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये तो और फेवरेट योजना है सभी लोगों के लिए, है ना, जिसमें सहायता कितना मिलता है तो देश के सभी किसानों को 6,000, यानी 12 महीने हैं तो 12 महीना में 4-4 महीने का गैपिंग रहेगा, ठीक है। यानी 4 महीना में आपको 2,000 रुपया मिलेगा, फिर 4,000 में 2,000 रुपया, फिर 2,000 रुपया। ये ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाता है और ये 2019 में मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 2,000 रुपये 3 समान किस्त में खाता में सीधे किसानों को हेल्प के तौर पर भेजा जाता है। तो मोदी जी लॉन्च अगर किए हैं, मोदी जी अगर लॉन्च किए हैं तो मतलब ये इनके अंडर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो अंतरिक्ष डिपार्टमेंट इन्हीं के अंदर में है। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी निगरानी करते हैं यही। उसके बाद आपका परमाणु से संबंधित जितने भी बातें होती हैं, परमाणु विभाग जो है उसको भी यही देखते हैं। फिर आपका लोक पेंशन एवं शिकायत विभाग, वो सब भी मोदी जी ही यानी प्रधानमंत्री ही देखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया और इसमें 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो खास करके ठेला चलाने वाले हैं, गुपचुप बेचने वाले हैं, या फिर मान लीजिए पकोड़े तलने वाले हैं, छोटे छोटे होटल खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके मासिक आय जिनका 15,000 रुपया या कम है उनके लिए इसमें आपका जो स्कीम लाया गया था और इसमें 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। यानी 60 साल के बाद इनको इनका एक सहारा बनेगा। उसके लिए एक प्रकार का ये समझ लीजिए कि प्रीमियम वाला स्कीम है जिसमें प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा और 60 साल के बाद आपको क्या होगा कि 3-3 हज़ार रुपये का आपको वहाँ पर सहायता पेंशन के रूप में मिलता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 34 प्रधानमंत्री किसान मानधन। अब यहाँ पर देखिए श्रम लिखा है, यानी ये श्रमिक के लिए था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रमिक और यहाँ पर किसान लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले किसानों की बात होगी। तो 2019 को रांची में लॉन्च किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर झारखंड रांची, और यहाँ पर देखिए 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये इन लोग को पेंशन मिलेगा। और 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन हो, 2 हेक्टेयर खेती की ज़मीन हो, तो आपका जो है यहाँ पर इस योजना में पात्र माना जाता है और उनको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका जो है अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनको ज़रूरत है, घर में अगर वैसे कोई हैं तो, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 35 नंबर देखते हैं और ये अंतिम होगा हमारा, जिसमें आपका अग्निपथ योजना है, ठीक है। तो अग्निपथ योजना में बहुत ही मतलब क्रेज़ देखने को मिला युवाओं को, खास करके जिनको रोज़गार एकदम नहीं मिल रहा था। तो इनका एलिजिबिलिटी रखा गया कि 17.5 से 21 साल का एलिजिबिलिटी रहेगा। और इसमें आप देख लो कि अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया। अब इसमें हम बोलेंगे कि इसमें आपका पूरा का पूरा तिथि और वर्ष दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये अंतिम है और अभी के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ये है। 10वीं से 12वीं पास के आयु जो है पास युवा जो हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, 17.5 से 21 साल। इसके तहत में 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जा सकता है, थल जल वायु, तीनों में से किसी एक में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा,
ठीक है, वर्ड बहुत अच्छा रखा गया है, अग्निवीर कहा जाएगा। उसके बाद आपका जो है 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, ठीक है, सेवा निधि के पैकेज के तहत में। और लास्ट में जब 4 साल पूरा हो जाता है उस समय, ठीक है, 4 साल क्या लिखा है, 4 साल पूरे होने पर उसके बाद में आपका सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये आरक्षण के भी भागी होंगे। इनको तो मासिक पेंशन मिलेगा, मासिक पेंशन नहीं सॉरी मासिक सैलरी तो मिलेगा, लेकिन लास्ट में भी एक मुश्त राशि इतनी दी जाएगी। और इनको अगर रिटायर 4 साल के बाद अगर ये हो जाते हैं तो फिर और भी सर्विस में अगर जाते हैं, जिसमें विशेष करके CAPF और असम राइफल्स का नाम लिखा गया है, तो इसमें 10% इनको आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही मेरिट आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से कर लिया जाएगा। 25%, सबको नहीं, 25% लोगों को ही अस्थायी रूप से चयन कर लिया जाएगा परमानेंट सर्विस के लिए। और पहले साल में 46,000 अग्निवीर, यानी 2022-23 वाला जो सेशन है, इस समय 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो यही है हमारा अग्निपथ योजना, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं इसको। आशा करते हैं आप लोग को सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको परीक्षा में अच्छे से यूज़ करें इसको, तभी ये फ्रूटफुल है। और जिनको ज़रूरत लगता है कि इनको ज़रूरत है तो वहाँ तक आपका शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आप पहला इसका वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें 2021 से 22 तक के और भी स्कीम्स को हम कवर करवाए हैं, तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 2014 से लेकर के 2022 तक के पूरे करंट अफेयर में जितने भी आपके स्कीम्स आए हुए थे उसको मैंने कवर करवा दिया, और आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अंत में एक होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, जिसमें आपको करना है कि कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जितना भी आपको आज कैबिनेट मिनिस्टर बताए हैं, उन कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट आपको तैयार करना है। इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन आप कोशिश करो कैबिनेट मिनिस्टर्स का लिस्ट, है ना, कौन कौन मंत्रालय यानी कौन कौन मिनिस्ट्री में कौन कौन मंत्री अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं, उनका लिस्ट आप तैयार करेंगे और इसको पूरे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो ये पूरा आपका अच्छे से सेटअप हो जाएगा आपके दिमाग में, और आप कॉन्फिडेंट के हो करके आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।